आज की ये वीडियो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल, जो अभी रिसेंटली 3 अक्टूबर को 3 जजेस बेंच ने पास की है। तो ये वीडियो उन मेरे लॉ कलीग्स के लिए है जो कि टैक्स साइड में प्रैक्टिस करते हैं पर्टिकुलरली, बिकॉज इस जजमेंट को आने के बाद से मेरे कई लॉ स्टूडेंट्स कलीग्स इस पर डिस्कस कर रहे थे कि इसका क्या एनालिसिस हो सकता है, बिकॉज काफ़ी लीगल इम्प्लीकेशंस इसके होने वाले हैं। कई टैक्स प्रैक्टिशनर्स इस पे अपने इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं। सो ये जजमेंट पढ़ के जो मुझे लगा, जो मेरा एनालिसिस है, वो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ उन सभी लॉ स्टूडेंट्स और सभी कलीग्स के लिए। सो इस जजमेंट का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि कोविड पैंडेमिक पीरियड के समय टोला एक्ट 2020 पास हुआ, जिसमें कि जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 147 से 151 के जो सेक्शंस जो पर्टिकुलरली प्रोसीजर और टाइमलाइन बताते हैं 148 के नोटिसेस, असेसमेंट के नोटिसेस के लिए, तो उन टाइमलाइंस को रिलैक्सेशन करने के लिए टोला एक्ट 2020 पास हुआ। टोला एक्ट की फुल फॉर्म है टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020। ये टोला इनैक्ट हुआ 29 सितंबर 2020 को, बट इट वाज मेड रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव फ्रॉम 31 मार्च 2020। अब इसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे नोटिफिकेशंस रिलीज किए, जिसमें उन्होंने रिलैक्सेशन के पीरियड को एक्सटेंड कर दिया 30 जून 2021 तक। नाउ व्हेन दिस टोला एक्ट वाज इन फोर्स, ड्यूरिंग दैट टाइम फाइनेंस एक्ट 2021 में अमेंडमेंट हो गया। फाइनेंस एक्ट 2021 इन इफेक्ट आ गया 1 अप्रैल 2021 से। फाइनेंस एक्ट 2021 1 अप्रैल 2021 से इफेक्ट में आ गया, और ये टोला ने क्या रिलैक्सेशन दिया था 30 जून 2021 तक। अब बिकॉज ऑफ दिस रीजन कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, बिकॉज फाइनेंस एक्ट 2021 जो अमेंड हुआ उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। वो चेंजेस क्या है? नंबर 1, जो रीअसेसमेंट नोटिस का जो प्रोसीजर है, जो कि पहले ये कहता था सिर्फ एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए, अब अमेंडमेंट में 148A जो न्यू आ गया, उसमें ये अमेंडमेंट कर दिया गया कि असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी करनी है इफ़ नीडेड, और शोकॉज नोटिस देना है एसएससी को, जिसमें कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है दैट ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर ने अराइव किया है डिसीजन पर रीअसेसमेंट नोटिस भेजने का, और एक अपॉर्चुनिटी देनी है एसएससी को ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर इशूइंग द रीअसेसमेंट नोटिस, और फिर एसएससी के रिप्लाई को देखते हुए नोटिस इशू करना है आफ्टर द सैंक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। सेकेंड बड़ा चेंज हुआ टाइम लिमिट का। नाउ द टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग असेसमेंट्स रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 4 ईयर टू 3 ईयर्स, एंड जहां पर इनकम 50 लाख से ऊपर है वहां पर असेसमेंट कैन बी रीओपन विद इन 10 ईयर्स। और थर्ड बड़ा चेंज जो फाइनेंस एक्ट 2021 में हुआ, जो स्पेसिफाइड अथॉरिटीज हैं अप्रूवल देने के लिए, वो फॉर द केसेस विद इन 3 ईयर्स उसमें अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, और केसेस बियॉन्ड 3 ईयर्स उनमें हायर अथॉरिटीज सच एज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल, इनका अप्रूवल मस्ट है। सो ये चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2021 में आ गए। अब टोला ने जो रिलैक्सेशन किया था वो 30 जून 2021 तक कर दिया था। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे नोटिसेस जो 1 अप्रैल से 30 जून 2021 के बीच में आए, वो सब चैलेंज कर दिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंचा। सो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन जो हुआ वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आशीष अग्रवाल की जजमेंट में हुआ, जहां पे ये सारे नोटिसेस चैलेंज किए गए थे कि जितने भी सारे नोटिसेस 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक आए हैं, जो ओल्ड रेजिम में आए हैं, वो वैलिड है या नहीं है, बिकॉज 1 अप्रैल से तो नया फाइनेंस एक्ट आ गया, तो नए रेजिम में आने चाहिए थे, जबकि रेवेन्यू ने टोला एक्ट को लगाते हुए ओल्ड रेजिम में ये सारे नोटिसेस भेज दिए थे। सो आशीष अग्रवाल वाली जजमेंट में क्या हुआ वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। आशीष अग्रवाल की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी 148 के नोटिसेस 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक रेवेन्यू ने भेजे हैं, वो सारे नोटिसेस डीम टू बी शॉर्ट कॉज नोटिस माने जाएंगे नए रेजिम में। नए रेजिम यानी कि फाइनेंस एक्ट 2021 का जो न्यू रेजिम है, उसमें जो सेक्शन 148A(b) जो सेक्शन है, जो शो कॉज नोटिस के बारे में बताता है कि रेवेन्यू ने शो कॉज नोटिस भेजना है एसएससी को विद द इंफॉर्मेशन, और एसएससी को अपना रिप्लाई देने की अपॉर्चुनिटी देनी है। तो ये जितने भी सारे 148 के नोटिस चैलेंज हुए थे, उन सबको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे आर टू बी अंडरस्टूड एज डीम्ड टू बी अंडर 148A(b) of the new amended act.
साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी डिफेंसेस एसएससी के पास हैं, रेवेन्यू के पास हैं, वो सब ओपन रहेंगे। और साथ में कोर्ट ने रेवेन्यू को अलाउ किया कि जजमेंट के 1 मंथ के अंदर शो कॉज नोटिसेस एसएससी को भेजे जाएं और उसके 2 वीक्स के अंदर रिप्लाई करना है एसएससी को। और उसके बाद से असेसिंग ऑफिसर विल डिसाइड दैट वेदर 148 notice has to be issued or not. But what happened in Ashish Agarwal, the Honorable Supreme Court did not address whether these notices complied with the time limits prescribed by the Income Tax Act, which became the central issue in the subsequent appeals. जो अब ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल वाला केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया, इस वजह से ये इशू अब अराइज हो गया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल के केस में 2 इश्यूज थे। नंबर 1, वेदर द टोला एंड नोटिफिकेशंस इशूड अंडर इट will also apply to reassessment notices issued after 1st April 2021. Second issue था whether the reassessment notices issued under section 148 of the new regime between July and September 2022 are valid. अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने इस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल के केस में ये हेल्ड कर दिया कि the Income Tax Act has to be read along with the substituted provisions and TOLA will continue to apply to the income tax after 1st April 2021. If any action or proceeding specified under the substituted provisions of the Income Tax Act falls for completion between 20 March 2020 and 31st March 2021. Now, Honorable Supreme Court ने इस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल के केस में ये हेल्ड कर दिया कि जितने भी रीअसेसमेंट नोटिसेस वर इशूड विद द टोला are valid. Now for the computation of this time period, Honorable Supreme Court ने एक surviving time period को explain किया है कि कैसे surviving time period में ही जो reassessment notice अगर issue हुआ है तो वो valid होगा, अगर surviving time period में नहीं हुआ है तो वो valid नहीं होगा। अब ये surviving time period कैसे calculate करना है ये भी Honorable Supreme Court ने explain किया है अपनी judgment में, तो वो उसको समझना सबसे ज़्यादा important है। उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि Honorable Supreme Court ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है टाइम पीरियड को। एक पीरियड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 पीरियड इज कवर्ड बाय टोला विच इज 1st April 2021 टू 30th June 2021। सेकेंड पीरियड है इमीडिएट डेट ऑफ एक्सपायरी आफ्टर टोला टिल आशीष अग्रवाल जजमेंट, बिकॉज आशीष अग्रवाल में ये चैलेंज हो गए थे नोटिसेस। सो वो कौन सा पीरियड हो गया 1 जुलाई 2021 से 4 मई 2022 तक। नाउ थर्ड टाइम पीरियड है टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब बाय आशीष अग्रवाल। आशीष अग्रवाल की जजमेंट में जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया था टू इनिशिएट रीअसेसमेंट नोटिसेस दैट इज 4 मई 2022, क्योंकि उस समय जजमेंट पास हुई थी, तो 4 मई 2022 से टिल द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन आशीष अग्रवाल, जो कि शो कॉज नोटिस करने के बाद जो रिप्लाई एसएससी ने करना है वहाँ तक। तो अब इन टाइम लिमिट्स में से कैसे कंप्यूट करेंगे टाइम पीरियड को वो हम समझ लेते हैं। जजमेंट के पैरा नंबर 112 में ऑनरेबल सीजीआई चंद्रचूड़ उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि सर्वाइविंग पीरियड कैसे कंप्यूट और कैलकुलेट होगा। दैट द सर्वाइविंग पीरियड इज कंप्यूटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ टोला दैट इज 30th June with the date on which the original reassessment notice was issued under the टोला। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है एग्जैक्टली जो ओरिजिनल रीअसेसमेंट नोटिस है वो 1 अप्रैल से 30th जून के बीच में किसी एक डेट पर आया है। फॉर एग्जाम्पल 23rd मई हम समझते हैं, 23rd मई 2021 को ओरिजिनल रीअसेसमेंट का नोटिस आया। अब 30th जून जो एक्सपायरी ऑफ द डेट है 30th जून 2021, अब 23rd मई 2021 से 30th जून 2021 तक कितने डेज हैं वो कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितने पीरियड हुआ, वो हुआ 39 डेज। नाउ एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ये जो 39 डेज का सर्वाइविंग पीरियड है, इन 39 डेज में ही असेसिंग ऑफिसर ने 148 का नोटिस इशू करना है एज पर सुप्रीम कोर्ट। नाउ ये 39 डेज किस दिन से काउंट होना शुरू होंगे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से एसेस करना है। नाउ एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट दिस टाइम विल स्टार्ट टिकिंग फ्रॉम द डेट जब एसएससी ने अपना रिप्लाई दे दिया था शो कॉज नोटिस पर, यानी जितना भी पीरियड तक आशीष अग्रवाल की जजमेंट पेंडिंग थी
वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद से आशीष अग्रवाल की जजमेंट में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि असेसिंग ऑफिसर एक शो कॉज नोटिस भेजेंगे, वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया। और शो कॉज नोटिस भेजने के बाद से एसएससी ने जो रिप्लाई देना है वहां तक भी एक्सक्लूड कर दिया। जिस दिन एसएससी ने रिप्लाई दे दिया उस दिन से टाइम स्टार्ट होगा, काउंट होना, टाइम कंप्यूट होना उस दिन से स्टार्ट होगा। सो नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर सपोज शो कॉज नोटिस आया था 15 मई 2022 को। अब एसएससी के पास शो कॉज नोटिस के लिए एज पर आशीष अग्रवाल की जजमेंट 2 वीक्स का टाइम था, 14 डेज का। तो हम प्रेज्यूम करते हैं कि एसएससी ने 2 वीक्स नहीं 10 डेज में रिप्लाई कर दिया, 25 मई 2022 को रिप्लाई कर दिया। नाउ जो सर्वाइविंग पीरियड था जो 39 डेज का इस एग्जाम्पल में, वो क्लॉक विल स्टार्ट टिकिंग फ्रॉम दिस डे 25 मई 2022, जिस दिन एसएससी ने अपना रिप्लाई दिया है शोकॉज नोटिस पर। तो 25 मई से 39 डेज काउंट होना शुरू होंगे, यानी उन 39 डेज के अंदर ही एओ ने नोटिस भेजना है तो ही वो नोटिस वैलिड होगा। तो क्या हम देखते हैं कि 25 मई 2022 से 39 डेज काउंट करते हैं तो कितना हुआ, 2 जुलाई 2022। सो नाउ अगर एओ ने, असेसिंग ऑफिसर ने 3 जुलाई 2022 से पहले 148 का नोटिस इशू कर दिया तो वो वैलिड होगा, विद इन लिमिटेशन होगा। लेकिन अगर वो 3 जुलाई 2022 के बाद किया तो वो वैलिड नहीं होगा, दैट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन। तो ये कैलकुलेशन, जो ये कंप्यूटेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दिया है, वो जो मुझे समझ में आया वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 113 में एक कंक्लूजन देते हुए कहा है, टू एज्यूम जुरिसडिक्शन टू इशू नोटिसेज अंडर सेक्शन 148 विद रिस्पेक्ट टू द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स, नाउ एन असेसिंग ऑफिसर हैज टू डू दीज थिंग्स। नंबर 1, issue the notices within the period prescribed under section 149(1) of the new regime, read with TOLA. Number 2, obtain the previous approval of the authority specified under section 151. A notice issued without complying with the preconditions is invalid as it affects the jurisdiction of the assessing officer. Therefore, the reassessment notices issued under section 148 of the new regime, which are in pursuance of the deemed notices, ought to be issued within the time limit surviving under the Income Tax Act, read with TOLA. अब ये जो सर्वाइविंग टाइम लिमिट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, उस सर्वाइविंग लिमिट में अगर नोटिस इशूड हुआ है 148 का तो ही वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। सो जो भी असेसमेंट ईयर्स के जो नोटिस 148 में आए हैं, इस सर्वाइविंग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंप्यूट करना होगा टाइम पीरियड, और अगर वो सर्वाइविंग टाइम पीरियड में नोटिस आया है 148 का तो ही वो वैलिड है, अदरवाइज वो लिमिटेशन से बार्ड हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली सेड अ रीअसेसमेंट नोटिस इशूड बियॉन्ड दिस सर्वाइविंग टाइम लिमिट विल बी टाइम बार्ड। नाउ जो एक सेकेंड कंडीशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कही रिगार्डिंग द सैंक्शन अथॉरिटी अंडर सेक्शन 151, वो भी इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जिन एसएससीज का किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में लिमिटेशन बार्ड नहीं है और नोटिस एज पर लिमिटेशन है, एज पर लिमिटेशन वैलिड है, वो फिर ये चेक करें कि वेदर अंडर सेक्शन 151 जो सैंक्शन अथॉरिटी है वो प्रॉपर है या नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ओल्ड रेजिम के हिसाब से जो सैंक्शन अथॉरिटी थी वो क्या थी और नए रेजिम के हिसाब से सैंक्शन अथॉरिटी क्या है। सो वी विल हैव टू चेक इट ऑन केस टू केस बेसिस कि कौन से केस में कौन सी सैंक्शन अथॉरिटी से सैंक्शन लिया गया है, वेदर इट इज़ वैलिड एज पर न्यू रेजिम और नॉट। बट उसमें भी एक लीगल इम्प्लीकेशन ये जजमेंट दे रही है, बिकॉज जो कंक्लूजन्स हैं इस जजमेंट के एंड में, उसके पैरा 114 के सब क्लॉज डी में सैंक्शन के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट टोला विल एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ सैंक्शन ऑल्सो। टोला विल एक्सटेंड द टाइम limit for grant of sanction by the authority specified under section 151. The test to determine whether TOLA will apply to section 151 of the new regime is this, that if the time limit of 3 years from the end of an assessment year falls between 20 March 2020 and 31st March 2021, then the specified authority under section 151(1) has extended time limit till 30th June 2021 to grant approval. यानी कि अगर लिमिटेशन एंड हो रही है 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक, तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी का भी टाइम जो है वो
एक्सटेंड हो जाएगा टिल 30 जून 2021। अब यहाँ पे बहुत लीगल इम्प्लीकेशंस आने वाली हैं, क्योंकि जो सर्वाइविंग टाइम लिमिट वाला कैलकुलेशन है वो क्या यहाँ पे सैंक्शन के लिए भी अप्लाई होगा? अगर नहीं होगा तो 30 जून 2021 तक अगर सैंक्शन सही नहीं लिया गया है, अप्रूवल सही सैंक्शन अथॉरिटी से नहीं लिया गया है, तो वो सारे नोटिसेस इनवैलिड हो जाएंगे। वन मोर थिंग, इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए तो रेवेन्यू ने खुद भी कंसीड किया था कि जो AY 2015-2016 के हैं उसमें टोला विल नॉट अप्लाई। सो नाउ ये जजमेंट के अकॉर्डिंगली बाकी असेसमेंट ईयर्स के लिए, पर्टिकुलरली 2016, 17 एंड 17, 18 के लिए अप्लाई करके देखना पड़ेगा दैट वेदर जो सर्वाइविंग टाइम पीरियड है उसके कंप्यूटेशन में नोटिसेस वैलिड हैं या फिर इनवैलिड हैं। सो आज की इस जजमेंट में मैंने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल की जजमेंट पर एनालिसिस किया, इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन ये जजमेंट सिर्फ लिमिटेशन के इशू पर थी। बाकी जो डिफेंसेस एसएससीज के पास होते हैं वो अभी भी रहेंगे। लाइक इफ़ यू हैव चैलेंज द नोटिसेस इन हाई कोर्ट्स, जो बाकी सैंक्शन का इशू है वो रहेगा, दैट स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन सी थी। देन सेकंड, जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर ने कलेक्ट करी है वो सही है या नहीं है, और जो शोकॉज नोटिस पर जो एसएससी ने रिप्लाई दिया उसको ठीक से उन्होंने कंसिडर किया है कि नहीं, जुडिशली कंसिडर किया है कि नहीं, वो भी इशू रहेगा ही रहेगा। थर्ड, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की रिसेंट जजमेंट है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट सीआईटी, इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो हेल्ड किया है कि जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है 148 का नोटिस इशू करने की, और वो फेसलेस असेसिंग ऑफिसर को ही जुरिस्डिक्शन है, तो ये इशू अभी भी अलाइव है, बिकॉज इसमें ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली हेल्ड किया है कि द रीअसेसमेंट नोटिस इशूड बाय द JAO आर इनवैलिड। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल के जजमेंट में एज सच पर्टिकुलर किसी केस के लिए या पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या रूल अप्लाई होगा क्या नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें एक जनरल गाइडलाइन दे दी है कि ये एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, ये सर्वाइविंग पीरियड है, इसके अकॉर्डिंगली आपको अपने अपने केस में कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है पीरियड, और उस हिसाब से तय करना है कि आपके क्लाइंट का केस जो है वो पर्टिकुलर लिमिटेशन में आ रहा है या लिमिटेशन के बाहर आ रहा है। लाइक मेरे पास भी जो अब क्लाइंट्स के केसेस हैं उन सब में मैं एक एक करके अब अप्लाई करूँगी कि जो सर्वाइविंग पीरियड है वो मेरे पर्टिकुलर केस में कैलकुलेट करने के बाद से क्या नोटिस लिमिटेशन के अंडर में आ रहा है या फिर टाइम बार्ड हो रहा है। हर केस में अप्लाई करने के बाद से फिर मैं देखूंगी अपने केसेस में, उसी तरह से आप सब भी अपने केसेस में इस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि लिमिटेशन में है नोटिस या नहीं है, और अगर नहीं है तो बाकी के डिफेंसेस को लेकर आप प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर नोटिस टाइम बार्ड हो गया है तो इस जजमेंट की हेल्प से आप अपने उन 148 नोटिसेस को क्वैश करवा सकते हैं।